ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक जो आप लोगों को बताई गई थी दोज वर डेटाबेसेस, जिसके अंदर जो है वो आपके प्रोटीन के मोटिव से रिलेटेड भी हैं और डोमेन से रिलेटेड डेटाबेसेस भी हैं। अब जो फर्दर है वो आपके ऐसे टूल्स हैं जो कि इनको फाइंड आउट करने के लिए या आपके दूसरे क्यूरी सीक्वेंसेस के अंदर जो है वो सीक्वेंस सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव्स एंड डोमेन्स जो है वो डेवलप किए गए हैं, जिनमें से पहला जो है दैट इज रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट। रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट, रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट जो है ये एज द नेम इंडिकेट, आप लोगों के पास जो पीएसआई ब्लास्ट था पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स जो ब्लास्ट था ये उससे रिलेटेड है, लेकिन उसका रिवर्स है। रिवर्स किस तरह से है कि ये आपका सबसे पहले जो है प्रोफाइल्स डेटाबेसेस जो जनरेट की गई है पीएसआई ब्लास्ट से उसको रीड आउट करता है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑपोजिट टू पीएसआई ब्लास्ट ये प्रोफाइल्स को जो है जो कि पीएसआई ब्लास्ट के अंदर बेसिकली ये होता था कि आपकी जो पोजीशन स्पेसिफिक आइटरेटिव ब्लास्ट ये है, इसके अंदर ये होता था कि आपकी जो है जो पोजीशंस जो हैं कंजर्व थी उनके अगेंस्ट जो है प्रोफाइल्स जनरेट हो जाती थी। लेकिन अब रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट के अंदर क्या है कि ये प्रोफाइल जनरेट नहीं करता, इंस्टेड जो पहले से मौजूद प्रोफाइल है उसी को यूज करता है फर्दर। ठीक है, अब आपके इसके अंदर क्या किया जाएगा, रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट, इसको आरपीएस ब्लास्ट भी कहा जाता है, is a web-based server that uses a query sequence to search against a pre-computed profile database generated by PSI BLAST। ये क्या करेगा कि ये आपके क्यूरी सीक्वेंस को लेगा और उसको सर्च करेगा अगेंस्ट प्री कंप्यूटेड प्रोफाइल डेटाबेस। ठीक है, ये प्रोफाइल डेटाबेस कहाँ से आ रही है, ये पहले पीएसआई ब्लास्ट से जनरेट की गई होती है, फिर उसके बाद उसे डेटाबेस के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ उसके अगेंस्ट ये सर्च करता है। दिस इज ऑपोजिट ऑफ पीएसआई ब्लास्ट दैट बिल्ड्स प्रोफाइल्स। अब ये ऑपोजिट है पीएसआई ब्लास्ट का जो कि प्रोफाइल्स को बिल्ड करता है फ्रॉम मैच्ड डेटाबेस सीक्वेंसेस। पीएसआई ब्लास्ट में क्या होता है कि आप सीक्वेंस देते हो, वो सीक्वेंस जो है डेटाबेसेस के सीक्वेंसेस के साथ जो है वो उसको मैच किया जाता है, उस मैचिंग के बाद उसको फर्दर जो मैच हो गया है उसके अगेंस्ट उसकी प्रोफाइल जनरेट होती है। लेकिन अब रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट में क्या है कि जो ऑलरेडी पीएसआई ब्लास्ट की वजह से जो डेटाबेस के अंदर मौजूद प्रोफाइल्स मौजूद हैं, सिर्फ ये उनके अगेंस्ट सर्च करेगा। इट परफॉर्म्स ओनली वन आइट्रेशन ऑफ रेगुलर ब्लास्ट सर्चिंग। अब पीएसआई ब्लास्ट के अंदर दूसरा इसके अंदर फर्क क्या है कि पीएसआई ब्लास्ट जो है ये आइट्रेट करता है। आइट्रेशंस का मतलब होता है कि ये बार बार जो है साइकिल की फॉर्म में जब तक इसको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक ये वो उसी साइकिल को एक दफ़ा कंप्लीट करता है, फिर स्टार्ट से शुरू कर देता है, फिर सेकंड टाइम कंप्लीट करता है, फिर स्टार्ट से शुरू कर देता है, अनटिल एंड अनलेस इसको जो है वो मैक्सिमम स्कोर मिल जाए पीएसआई ब्लास्ट को। लेकिन रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट क्या है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा आइट्रेट करेगा, ये बार बार आइट्रेट करके मैक्सिमम स्कोर फाइंड आउट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही दफ़ा मैचिंग करेगा of regular blast searching against a database of PSI blast profiles to find the high scoring gapped matches। अब ये क्या करेगा कि एक ही दफ़ा उसकी आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा ब्लास्ट के साथ, जिस तरह ब्लास्ट नॉर्मली सर्च करता है, और ये किसके अगेंस्ट होगी, अगेंस्ट पीएसआई ब्लास्ट प्रोफाइल्स जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और उनमें से जो हाई स्कोरिंग हाई स्कोरिंग गैप्ड मैचेस आ रहे हैं ये उनको रिजल्ट एज अ रिजल्ट दे देगा कि हाँ जी हमारे पास इनके अगेंस्ट जो है वो मैचेस ज़्यादा अच्छे आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि गैप्ड मैचेस हैं, गैप्ड मैचेस भी इनके दरमियान में गैप हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ब्लास्ट के प्रोग्राम में जब हम लोगों ने अभी परफॉर्म किया तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि ब्लास्ट में कुछ कुछ जगह पे गैप्स मौजूद थे, वैसे ये रिजल्ट्स में गैप्स देगा। नेक्स्ट जो है दैट इज सी डार्ट। सी डार्ट जो है ये आपका कंजर्व डोमेन आर्किटेक्चर टूल है जो कि एनसीबीआई पर मौजूद है। ये भी आप लोगों को लास्ट टाइम जब प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड डीएनए डेटाबेसेस ऑफ टूल्स करवाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये दिखाया भी था कि ये भी उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सी डार्ट जो है ये मौजूद है। सी डार्ट जो है ये आपका डोमेन सर्च प्रोग्राम है। ये आपके क्या करता है कि इसके पास जो है एक का नहीं है बल्कि इसके पास मल्टीपल जो ऊपर डेटाबेसेस और जो प्रोग्राम था उनके मल्टीपल्स जो हैं वो मल्टीपल से डाटा इसने लिया हुआ है।
ठीक है, उनके सारों के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है और फिर उसके बाद जो है उस रिजल्ट के ऊपर जो है वो आगे रिलाई करता है। ठीक है, CDART is a domain search program that combines the results from RPS BLAST, reverse PSI BLAST, smart database, simple modular architecture research tool and PFAM। PFAM भी एक डेटाबेस है। ठीक है, the resulting domain architecture of a query sequence can be graphically presented along with related sequences। अब इसका जो रिजल्टिंग डोमेन है, जो अब उसने 3 डिफरेंट से सर्च कर ली है, जो उसके पास डोमेन आई है, वो उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करता है किसके साथ, अलॉन्ग विद रिलेटेड सीक्वेंसेस। ये हम लोगों ने उस दिन करके भी देखा था कि सीडार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, या सी डार्ट में इंफॉर्मेशन कितनी फर्क थी फ्रॉम सिंपल ब्लास्ट। प्रोटीन ब्लास्ट किया था और हम लोगों ने सी डार्ट भी इसके अंदर प्रोटीन ब्लास्ट में सेकंड ऑप्शन सी डार्ट का यूज करवाया था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर। द प्रोग्राम इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेगुलर ब्लास्ट सर्च फंक्शन। As with Interpro, CDART is not a substitute for individual database search because it often misses certain features that can be found in SMART and PFAM। अब क्या है कि ये आपकी डेटाबेस सर्च के का जो है इतना ये रिलायबल नहीं है ऐसा जितनी डेटाबेस सर्च है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं है कि ये सारे जो आपके प्रोटीन के हर तरह की डोमेन को, या आप कह लो कि प्रोटीन के हर तरह की जो फंक्शनल एनोटेशन की इंफॉर्मेशन है उसको कवर कर सके। इसलिए इसकी जो है ना आपकी स्मार्ट और पीफैम जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है कि उनके अंदर ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। नेक्स्ट आता केवियट्स। केवियट्स आर अब कह लो कि आपके प्रॉब्लम्स हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं कि आपके जो अभी तक के ये जो इतना भी आया है प्रोटीन की डेटाबेसेस जो डेवलप हुई हैं जो भी हैं, उनमें क्या क्या फ्लॉज या क्या क्या खामियां मौजूद है। बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डिफरेंसेस इन डेटाबेस कंस्ट्रक्शन एंड पैटर्न मैचिंग मेथड, ईच पैटर्न डेटाबेस हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। चूँकि हर डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका फ़र्क है, उसको पैटर्न मैचिंग करने का तरीका उसके पास फ़र्क है, तो आपकी जो जितनी भी पैटर्न डेटाबेसेस हैं उनकी अपनी अपनी जो है खूबियाँ हैं और खामियाँ भी हैं। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो इनका मेथड आ जाता है, जिस तरह अब आपने देखा कुछ के अंदर HMM यूज़ हुआ हुआ है, कुछ के अंदर प्रोफाइल बेस्ड मेथड यूज़ हुए हुए, कुछ के अंदर कम्बिनेशन ऑफ बोथ है। जिनके अंदर कम्बिनेशन ऑफ बोथ है उनका और जो एक को यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बिकॉज अच्छा ईच पैटर्न डेटाबेस हैज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। द कवरेज ऑफ दीज डेटाबेस बेसिस ओवरलैप्स ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब चूंकि हर एक को डेवलप करने का मेथड फर्क है, तो इसलिए ओवरलैपिंग जो है वो बहुत कम है, यानी कि एक ही जो मोटिव या एक ही जो डोमेन है वो डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर कम ही मौजूद है। If a particular motive search returns nothing from a particular database search, it does not mean that the sequence contains no patterns। ठीक है, अगर एक सर्च की वजह से आपको रिजल्ट जो है वो नॉट फाउंड आ रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो सीक्वेंस पैटर्न के अंदर मोटिव ही नहीं है। हो सकता है कि उस डेटाबेस के अंदर वो मोटिव मौजूद ना हो, आप कोई और डेटाबेस यूज कर सकते हो। It may be a result of the limited coverage of a particular database or an error in the database। ठीक है, ये पर्टिकुलर कवरेज है। पर्टिकुलर कवरेज जैसा हम लोगों ने देखी पीफैम के अंदर ही दो डेटाबेस हैं, पीफैम ए एंड पीफैम बी। अब पीफैम ए जो है वो उसके अंदर लिमिटेड कवरेज है, लेकिन उसके अंदर एरर चांसेस कम है। लेकिन पीफैम बी के अंदर क्या है कि कवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन एरर चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, उसके अंदर बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंस इन डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की फ़र्क की वजह से। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अब यहाँ पर पैटर्न मौजूद नहीं है, वो एरर भी हो सकता है, इट कुड बी ड्यू टू लिमिटेड कवरेज। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट देयर आर मेनी मिस एनोटेटेड सीक्वेंसेस इन डेटाबेसेस व्हिच हिंडर द डिटेक्शन ऑफ ट्रू मोटिव्स। अब क्या है कि जो डेटाबेसेस जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए भी कुछ डेटाबेसेस बनाई गई हैं, अगर तो वह एग्जैक्ट मैचेस यूज कर रही हैं तो एग्जैक्ट मैच वाली डेटाबेस ऑब्वियसली आपको कम रिजल्ट देगी अगर एक भी अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर चेंज हो गया, इंस्टेड फिजी मैचेस वाली ज़्यादा देंगी। ये सारी जो मुश्किलात हैं, या आपका अगर दूसरी बात ये है कि आपके पास आपको पता है कि बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि
मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं और उनके उस फंक्शन की वजह से उनकी एनोटेशन की जाती है। ये एनोटेशन जो है ये मिसलीडिंग हो सकती है, बिकॉज एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसमें उस प्रोटीन ने किसी और तरह बिहेव किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में किसी और तरह बिहेव किया, तो हमारे पास सेम प्रोटीन के अगेंस्ट दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो डिफर कर गया। अब क्या हुआ कि वो मिस एनोटेट होने के चांसेस ज्यादा हो गए। इसके बाद जो है alternatively the non match may be a result of insensitive sequence matching method। ठीक है, इसी तरह नॉन मैच इनसेंसिटिव सीक्वेंस मैचिंग मेथड की वजह से भी हो सकता है। इनसेंसिटिविटी क्या है कि आपका जो है एग्जैक्ट मैचेस की वजह से हो सकता है, या आपके जो मेथड यूज किया गया है उसके अंदर वो रिजल्ट नहीं दे सकता, वो उसके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है कि वो डिटेक्ट कर सके सिग्नल्स को। ठीक है, therefore it is advisable to use a combination of multiple databases in motive searching to get the greatest coverage and consensus functional information। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर क्या है एडवाइजेबल यही है कि आप जो है कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस यूज़ करो फॉर मोटिव सर्च, ताकि आपको ज़्यादा कवरेज मिले और ज़्यादा फंक्शनल इंफॉर्मेशन मिल सके। In cases of inconsistency of results when using several different databases, a majority rule can be a good way to discriminate between the matches। अगर आपके पास क्या है कि आपके पास दो तीन आप यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 5 डेटाबेसेस सर्च किए हैं, अब 5 की 5 डेटाबेसेस में रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो क्या है कि दो कैटेगरीज बना रहे हैं। कुछ डेटाबेसेस के अंदर उसकी कैटेगराइजेशन या एनोटेशन किसी तरह से हुई हुई है, दूसरी के अंदर किसी तरह से हुई हुई है, तो मेजॉरिटी रूल यूज किया जाता है कि जितनी यानी कि अगर 5 में से 3 टाइम्स जो है उसको अगर लाई एज कहा गया है और 2 टाइम उसको हाइड्रोक्सीलेज कहा गया है, तो क्या होगा, वी विल कंसीडर इट एज लाइएज। ये आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ कि ये मेजॉरिटी रूल क्या होता है। तो आपके ये मेजॉरिटी रूल कहलाता है कि आपके पास जो मेजॉरिटी है उसकी सुनी जाती है, मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी ऑलवेज। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस हैं। डोमेन और उसकी बेस के ऊपर, मोटिव्स की बेस के ऊपर डेटाबेसेस आपने पढ़ ली। अब आपके जो है जो कि जो मोटिव और डोमेन की डेटाबेसेस हैं, ये आपके जो उसकी फंक्शनल बेस के ऊपर या उसके आप कह लो कि मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल जो एलिमेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर जो जिसके उनको डिवाइड किया जाता है। अब प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस क्या है कि इनके अंदर और प्रीवियस के अंदर फ़र्क ये है कि जो प्रीवियस थी वो सिर्फ कोड मोटिव्स और डोमेन्स यानी कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स को कंसिडर कर रही थी, जबकि प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस जो हैं दे आर कंसिडरिंग फुल लेंथ प्रोटीन्स। सबसे पहला जो है वो इसका फ़र्क ये है कि ये पहले फुल लेंथ कर प्रोटीन्स को लेती हैं, उनको आपस में कंपेयर करती हैं और उसके बाद उनकी फैमिलीज को जनरेट करती हैं। दूसरी बात ये है, इसके अंदर जो बनाई गई जो डेटाबेसेस बनाई गई हैं फैमिली बेस पे, उसके अंदर सिंगल प्रोटीन को डील नहीं किया जाता, इंस्टेड उसके इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोटीन्स ली जाती हैं जिनका जो के सिमिलैरिटी उन जिनके अंदर मौजूद होती है और उनको एक ग्रुप ग्रुप की फॉर्म में रख दिया जाता है जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में जनरेट किया जाता है। अब वो ग्रुप किस तरह से बनाए जाते हैं, दोज आर ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स having similarity in function and sequence, but they are from different origins, यानी कि different organisms से होंगी वो, फिर वो एक ग्रुप बनाएगी। अगर सेम ही ऑर्गेनिज्म की है तो वो ग्रुप नहीं बना सकती। The databases mentioned classify proteins based on the presence of motifs and domains. Another way of classifying protein is based on near full length sequence comparison। ठीक है, अब आपकी सबसे पहले जो है मोटिव और डोमेन के बेस के ऊपर पीछे बनाई गई थी, अब जो है वो क्लासिफाई करने का प्रोटीन का जो तरीका है वो नियर फुल लेंथ सीक्वेंस कंपैरिजन है। The later classification scheme requires clustering of proteins based on overall sequence similarities। अब उसमें यहाँ पे बताया कि जो दूसरी स्कीम है क्लासिफिकेशन की, उसका क्या फंक्शन है कि वो रिक्वायर करती है क्लस्टरिंग ऑफ प्रोटीन्स को, कि प्रोटीन्स क्लस्टर्स की जाएं बेस्ड ऑन ओवरऑल सीक्वेंस सिमिलैरिटीज। The clustering criteria include statistical scores in sequence alignment or orthologous relationship।
एक तो उसके अंदर स्टैटिस्टिकल स्कोर्स को ये क्राइटेरिया बनाया गया है, दूसरा उसके अंदर जो है स्टैटिस्टिकल स्कोर्स इन सीक्वेंस अलाइनमेंट, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ई स्कोर्स, बिट स्कोर्स, ये दोनों आपके स्टैटिस्टिकल स्कोर्स हैं, ठीक है। और ऑर्थोलॉगस रिलेशनशिप्स, ऑर्थोलॉगस रिलेशनशिप्स क्या है कि जब आपकी सिमिलर प्रोटीन्स या सिमिलर सीक्वेंसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो दोज आर कॉल्ड ऑर्थोलॉग्स टू ईच अदर, वो ऑर्थोलॉग्स कहलाते हैं। दोज आर नॉट होमोलॉग्स, होमोलॉग्स की आगे फर्दर सब टाइप है ये ऑर्थोलॉग, ठीक है। यानी कि आप उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करो तो होमोलॉग कहा जा सकता है, लेकिन होमोलॉग्स की आगे दो टाइप्स होती हैं, दोज आर पैरालॉग्स एंड ऑर्थोलॉग्स। पैरालॉग्स जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपस में सिमिलर होते हैं, और जो ऑर्थोलॉग्स हैं इनकी सिमिलैरिटी मौजूद होती है मगर इनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है। Protein family databases derived from this approach do not depend on the presence of particular sequence signatures and thus can be more comprehensive. अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि इसका फायदा क्या है कि इसके अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंस सिग्नेचर मौजूद नहीं होता, और इसकी वजह से ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सिग्नेचर के ऊपर यानी कि मोटिव, डोमेन या फिंगरप्रिंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और इसकी वजह से क्या है ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव हो जाता है क्योंकि ये ओवरऑल लेंथ को देखता है। However, the disadvantage is that there are many ambiguity and artifacts in protein classification. अब disadvantage क्या है, जिसका advantage हो जाहिर है उसका कोई ना कोई disadvantage भी होगा, उसकी वजह से ambiguity बढ़ जाती है यानी कि uncertainty बढ़ जाती है, और उसके अलावा प्रोटीन क्लासिफिकेशन के अंदर artifacts यानी कि flaws आ जाते हैं। Two examples of protein family databases based on clustering and phylogenetic classification are presented. सबसे पहले कॉग है, क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस ग्रुप्स। इसका नाम ही क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलॉगस ग्रुप है, विच इंडिकेट्स कि ये आपकी किस किस्म की प्रोटीन की डेटाबेस होगी। इज अ प्रोटीन फैमिली डेटाबेस बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर बनाई गई है। It is constructed by comparing protein sequences encoded in 43 completely sequenced genomes, which are mainly from prokaryotes, representing 30 major phylogenetic lineages. ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया गया है, इसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो कंपेयर किए गए थे, और वो प्रोटीन सीक्वेंसेस कहाँ से लिए गए थे, फ्रॉम डिफरेंट 43 कंप्लीटली सीक्वेंस जिनोम, जो 43 डिफरेंट कंप्लीटली सीक्वेंस जिनोम थे उनके सीक्वेंसेस लिए गए, उनको आपस में कंपेयर किया गया, और ये सीक्वेंसेस जो जिनोम थे ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स के थे, क्योंकि जब जिनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट की गई है तो जिनोम सीक्वेंसिंग को स्टार्ट करने के लिए प्रोकैरियोट्स जो है वो आइडियल थे बिकॉज दे हैव स्मॉल जिनोम साइज। जैसे जिनोम साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीक्वेंसिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, इसलिए सबसे पहले जो बनाए गए दोज वर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, मेनली प्रोकैरियोट्स में थे, सारे नहीं थे, रिप्रेजेंटिंग 30 मेजर फाइलोजेनेटिक लाइनेजेस, और उनके क्या थे कि 30 मेजर लाइनेज जो है वो कवर हो रही थी, ठीक है। दो अगेंस्ट वन ऑल अगेंस्ट ऑल सीक्वेंस कंपैरिजंस अमंग द जीनोम थ्रू all against all sequence comparison among the genomes, orthologous proteins shared by 3 or more lineages are identified and clustered together as orthologous group. All against all sequence क्या है कि जितने ये जिनोम आया है, फॉर एग्जाम्पल एक जिनोम के अंदर 40 सीक्वेंसेस थे, दूसरे जिनोम के अंदर 30 सीक्वेंसेस थे, तो जो आपके फर्स्ट और जो थर्ड जिनोम है उसके फॉर एग्जाम्पल 50 सीक्वेंसेस थे, तो जो 40 सीक्वेंसेस फर्स्ट जिनोम के थे उनको पहले सेकंड जिनोम के 30 सीक्वेंसेस के साथ और फिर थर्ड जिनोम के 50 सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर किया गया। अगर उनके अंदर कोई एक सिमिलैरिटी मिली है या उसके अंदर सिमिलर सीक्वेंसेस मिले हैं तो उनको सेपरेट आउट कर लिया गया। इसी तरह हर सीक्वेंस को हर दूसरे वाले जिनोम के कंप्लीट सीक्वेंसेस के साथ जो है वो कंपेयर किया गया था। दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड ऑल अगेंस्ट ऑल सीक्वेंस कंपैरिजन, नॉट वन, ऑल अगेंस्ट ऑल, के हर जिनोम के तमाम सीक्वेंसेस को दूसरे जिनोम के तमाम सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर किया गया। फिर उसके अंदर से ऑर्थोलॉगस प्रोटीन्स फाइंड आउट की गई, कैसे कि अगर उनके अंदर 3 डिफरेंट लाइनेजेस में से, बी वेरी केयरफुल, दे हैव टोल्ड 43 कंप्लीटली सीक्वेंस जिनोम थे और 30 लाइनेजेस थी, ठीक है। अब जो आपकी यहाँ पर सीक्वेंस कंपैरिजन आना चाहिए या कंपैरिजन के बाद जो सिमिलैरिटी है वो आपकी 3 डिफरेंट कम अज कम लाइनेजेस में से आनी चाहिए,
ठीक है। 30 लाइनेजेस में से 3 के अंदर अगर वो लाइनेज, उस 3 लाइनेजेस के अंदर अगर सीक्वेंस मौजूद है या सिमिलैरिटी है, तो उनको एज अ क्लस्टर आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें ऑर्थोलॉगस ग्रुप की फॉर्म में रख दिया गया। Each group should have at least one representative from Archaea, bacteria and Eukarya. अब हर ग्रुप जो था उसके अंदर ये जो क्लस्टर बनाए गए 3 लाइनेज के, इसका मतलब है कि एक लाइनेज आर्चिया की होनी चाहिए, एक बैक्टीरिया की और एक यूकेरिया की। अगर इन 3 लाइनेजेस में से कोई एक ग्रुप जो है या एक लाइनेज भी मिसिंग है, फॉर एग्जांपल यूकेरिया में वो नहीं आया, तो वो क्लस्टर नहीं बन सकता था। Orthologs are included in a cluster as long as they satisfy the criterion of being the mutual best hits in branch searches among the genomes. ठीक है? Because orthologous proteins shared by 3 or more lineages are considered to have descended through a vertical evolutionary scenario. If the function of one of the member is known, functionality of the other members can be assigned. अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्थोलॉगस प्रोटीन्स जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइनेजेस से आ रही थी, उनको ये कंसिडर किया गया था कि ये एक इंसेस्टर से पास होके 2 या 2 से ज़्यादा डिसेंडेंट्स तक आने वाली जो है वो प्रोटीन है। इस रिलेशनशिप को जिसके अंदर इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जो है वो कोई मॉलिक्यूल आता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एवोल्यूशनरी सिनेरियो। ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन अगर एक मेंबर का भी उन तीनों में से नोन था या पता था कि कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों के या बाकी जितने भी थे उन सबको भी फंक्शन असाइन किया जा सकता था कि उसके अंदर क्या है, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। Similarly, a query sequence can be assigned function if it has a significant similarity matches with any member of the cluster. अगर आपकी सीक्वेंस की क्यूरी सीक्वेंस जो है वो आपका यूज किया जाता था उसके लिए, और क्यूरी सीक्वेंस को यूज करते हुए फिगर आउट किया जाता था कि क्यूरी सीक्वेंस अगर बहुत ज्यादा मैचिंग में है तो इट शोज कि उसका फंक्शन भी सेम ही होगा। Currently, there are 4873 clusters in the COG database derived from the unicellular organism. ठीक है। द इंटरफेस फॉर सीक्वेंस सर्चिंग इन द कॉग डेटाबेस इज द कॉग्निटर प्रोग्राम। कॉग डेटाबेस है और इसके अंदर जो सीक्वेंस सर्च की जाती है वो कॉग्निटर प्रोग्राम के थ्रू की जाती है, विच इज बेस्ड ऑन गैप ब्लास्ट। ये गैप ब्लास्ट के ऊपर बेस है। अच्छा, अब यहाँ तक ये जो कॉग था ये आपकी यूकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक था। अब यूकैरियोट्स के लिए जो है वो एक और वर्जन है, एंड यूकैरियोटिक वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज नाउ अवेलेबल नोन एज KOG। ये भी कॉग है लेकिन ये क्या है, KOG है, रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है दैट इज द प्रोटोनेट। एक डेटाबेस कॉग है, नेक्स्ट जो है वो प्रोटोनेट है। प्रोटोनेट इज अ डेटाबेस ऑफ क्लस्टर्स ऑफ होमोलोगस प्रोटीन्स सिमिलर टू कॉग। प्रोटोनेट भी आपकी क्लस्टर ऑफ होमोलोगस प्रोटीन्स की ही डेटाबेस है जो कि सिमिलर टू कॉग है। Orthologous protein sequences in the Swiss Prot database are clustered based on pairwise sequence comparison between all possible protein pairs using BLAST. अब इसके अंदर फर्क क्या है कि orthologous protein sequences कहाँ से लिए गए, फ्रॉम Swiss Prot databases, उनको क्लस्टर किया गया, BLAST यूज करके pairwise alignment की गई, उनके अंदर कंपैरिजन किया गया और फिर उनके क्लस्टर्स जनरेट हुए। Protein relatedness is defined by the E value from the BLAST alignments. This produces different level of protein similarity yielding a hierarchical organization of protein groups. अब इसके अंदर जो है वो रिलेटेडनेस कैसे बनाई गई, ई वैल्यू की बेस के ऊपर। जिनका ई वैल्यू डिफरेंस कम था, जिनका ई वैल्यू कम थी, उन्हें जो है वो क्लोज क्लस्टर्स में रख दिया गया या क्लोज रिलेशनशिप में रखा गया। जैसे जैसे ई वैल्यू बढ़ती गई या आपकी जो है वो ई वैल्यू की डिस्टॉर्शन ज्यादा हुई तो उसको फार कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आप इनके पास ओवरऑल जो है वो प्रोटीन के सिमिलैरिटी के डिफरेंट लेवल्स जो हैं जनरेट हो गए और उसकी वजह से हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो गई ऑफ प्रोटीन ग्रुप्स। द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू द लोएस्ट लेवल क्लस्टर्स। जो सबसे ज्यादा रिलेटेड थी उनको लोएस्ट लेवल क्लस्टर्स में जनरेट किया गया। जैसे जैसे उनके दरमियान जो है रिलेटेडनेस कम होती गई या उनके अंदर जो है डाइवर्जेंस बढ़ती गई, मोर डिस्टेंट प्रोटीन्स हो गई, ग्रुप्स आर मर्ज्ड इनटू हायर लेवल ऑफ क्लस्टर। The outcome of this cluster merging is a tree-like structure of functional categories. अब यहाँ पर उसके अंदर जो है वो tree-like एक structure है functional categories का। The Acuri protein sequence can be submitted to the server for cluster identification and functional annotation.
The database further provides gene ontology information for protein cluster at each level as well as keywords from interprodomains for functional prediction. अब इस डेटाबेस के अंदर एक जो चीज़ प्रीवियस से फ़र्क है वो क्या है, जीन ontology information. जीन ontology is यू मे से कि ये आपकी डिक्शनरी है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस है, या ये आपकी ऐसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस करती है जो कि प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करती है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन की फैमिलीज, प्रोटीन के फंक्शनल फैमिली, फंक्शनल एनोटेशंस, प्रोटीन के अंदर जो है वो उसकी सब फैमिलीज कौन सी हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर एलिमेंट कौन से हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स, इसके अलावा उसके अंदर मोटिव्स किस किस्म के मौजूद हैं. ये सारी चीज़ें जो है ये जीन ontology की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास जो है इन प्रोटोनेट अवेलेबल है. जबकि कॉग में या आपने जो पीछे अभी प्रीवियस देखे हैं प्रोटीन के मोटिव्स और प्रोटीन डोमेन से रिलेटेड डेटाबेसेस, उनमें ये किसी के पास ये मौजूद नहीं थी, सिर्फ इसके पास ये मौजूद है. ठीक है.